आदरणीय अध्यक्ष जी का स्वागत के उपरांत हम इस ग्राम सभा के और भारतीय किसान कल्याण संघ के ब्लॉक अध्यक्ष स्वागत माल्यार्पण करने का कष्ट करें। आदरणीय विदेश स्वागत के अगले हमारे तहसील अध्यक्ष आदरणीय श्री जनार्दन प्रसाद सिंह जी, जिला उपाध्यक्ष भी बनाया गया था, उनको उनसे निवेदन करेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्याय जी का माल्यार्पण करके स्वागत करने का कष्ट करें। स्वागत करेंगे हम सभा के ग्राम प्रधान श्री बाबूलाल प्रसाद जी से निवेदन करेंगे कि हमारे बीच में उपस्थित श्री सुरेंद्र सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान कल्याण संघ का माल्यार्पण करके स्वागत करने का कार्य करेंगे। स्वागत के अगली कड़ी में हमारे भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं हमारे उपस्थित पार्टी जी, मैं उनका भी स्वागत करना चाहूँगा। स्वागत के लिए आदरणीय अमित द्विवेदी जी से निवेदन करूँगा कि श्री बजरंग त्रिपाठी जी का माल्यार्पण करके स्वागत करने का करें। अरुण द्विवेदी जी। आज स्वागत के उपरांत हम यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों से ये निवेदन करना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम भारतीय किसान कल्याण संघ की सदस्यता अभियान का कार्यक्रम है। सदस्यता अभियान का मतलब है कि यहाँ पर उपस्थित जितने लोग उपस्थित हैं सभी किसान हैं, सभी किसान पुत्र हैं, सब लोग आज यहाँ से एक संकल्प लें कि प्रत्येक दिवस एक सदस्य भारतीय किसान कल्याण संघ का हम बनाएंगे। प्रत्येक दिवस एक सदस्य, यानी महीने में 30 सदस्य और साल में कितने हो गए? 36 360, यानी पूरे साल में 360 सदस्य एक व्यक्ति अगर बनाएगा तो निश्चित रूप से भारतीय किसान कल्याण संघ के सदस्यता अभियान का जो ये शुभारंभ इस पावन धरती दरबारा की धरती से प्रारंभ हो रहा है, तो ये प्रतीत होगा कि हाँ वास्तव में ये ऐतिहासिक धरती से शंखनाद किया गया। भारतीय किसान कल्याण संघ का बृहद सदस्यता अभियान का शंखनाद ऐसी धरती से किया गया जिसकी सदस्यता प्रति वर्ष एक व्यक्ति 360 लोगों को सदस्यता दिलाता है। तो निश्चित रूप से भारतीय किसान कल्याण संघ एक बृहद रूप में उपस्थित आज के कार्यक्रम में उपस्थित श्री बजरंग त्रिपाठी जी से निवेदन करेंगे। हमारे अतिथि हैं और हमारे इस भारतीय किसान के हम सबसे पहले उन्हें को आमंत्रित करना चाहेंगे अपने बाड़ी को हम लोगों के बीच प्रस्तुत करें। भारतीय किसान कल्याण जय किसान। यहाँ पर उपस्थित पूर्व भारतीय किसान कल्याण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सुरेंद्र बहादुर सिंह
समस्त बंधुओं को पधारे हुए सभी का स्वागत है। आज लगभग 2 वर्षों से पार्टी का चल रहा है भारतीय किसान जिसमें अनवरत मुझको जानकारी मिली रही और मैं संगठन के प्रति जिज्ञासु रहा और मुझसे जो भी हो सका है मार्गदर्शन सहयोग के लिए मैं सदैव तत्पर रहा हूँ। मैं छत्रपति शिवाजी भारतीय जनता पार्टी जो आज एक विकल्प के तौर पर अपनी तैयारी कर रही है उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और भारतीय किसान कल्याण संघ का सक्रिय सदस्य हूँ। इसके साथ ही इसमें कुछ जान फूंकने के लिए, इसके विस्तार के लिए मेरा यह सदैव प्रयास रहा है, चाहे ट्विटर के माध्यम से रहा हो, चाहे फेसबुक के माध्यम से रहा हो, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से रहा हो। इसकी कार्य योजनाओं को मैं जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास सदैव ही करता रहा हूँ। भाई प्रदेश जी हमारे एक जुझारू क्रांतिकारी नेता और अध्यक्ष हैं। ये हमें बहुत पसंद करते हैं, हम इनको बहुत पसंद करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि दोनों मिलकर के उत्तर प्रदेश में राजनैतिक पृष्ठभूमि जो खाली है और किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है इसको संयुक्त रूप से जनमानस के कल्याण के लिए कार्यक्रम चलाए जाए, किए जाए। ये हमारी सदैव आशा और अभिलाषा रही है, जिस पर हमारा वार्तालाप हमेशा ही पंदेश उपाध्याय जी और संतोष त्रिपाठी संत जी जो इस समय बनारस में है, वो भी आपके ही क्षेत्र के हैं और वो भी जुझारू व्यक्ति है। तो संगठन के कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए सदैव ही एक दूसरे के प्रति समर्पित रहा हूँ और किसान कल्याण संघ किसानों के हित के लिए राष्ट्र में क्रांति और चेतना फैलाने के लिए इसका विस्तार किया जाना अत्यावश्यक है, इसलिए कि किसान सदैव ही पीड़ित रहा है। कभी कीटाणुओं से उसकी फसल नष्ट हो जाती है, कभी सूखे से उसकी फसल नष्ट हो जाती है। और गेहूँ जिसका दाम आज 2000 रुपये दिखा रहे हैं, जबकि गेहूँ की मात्रा कमज़ोर है काफ़ी। पूरे विश्व में जो तबाही फैली हुई है, युद्ध अमेरिका, इराक, रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, इससे पूरा विश्व प्रभावित है। इस कारण गेहूं की खेत जो है विदेशों में लचा रही है। तब यह स्थिति है कि गेहूं का रेट हमारे यहाँ 2000 रुपये है, जिसमें एक बीघे में 7 कुंटल 6 कुंटल बहुत अच्छा हुआ तो 8 कुंटल तक फसल पैदा करते हैं, परंतु इनको इससे कोई लाभ नहीं होता। ये अपना भरण पोषण कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा टन ढकने इतने की ही व्यवस्था किसान के पास हो पाती है, चाहे वो 10 बीघे का ही काश्तकार क्यों हो। इसलिए कि इतनी महंगाई आ गई है, 1400 रुपये 1500 रुपये बताइए DAP का खर्च पड़ रहा है। सरकार कहती है मैं इस पर भी सब्सिडी दे रहा हूँ और दवा लेने जाइए तो 500-500 रुपये की दवाएँ आती है जो एक बीघे में भी पूरी तरह से कारगर उपयुक्त दवा नहीं सूट कर पाती। यहाँ पर बैठे सभी किसान भाई आप लोग भी ये बात समझते हैं और सभी कोई कृषक है, ऐसा नहीं है कि 60% लोग हमारे भारतीय कृषक हैं, बाकी जो है मजदूर कृषक है, 10% लोग ही व्यवस्थित और बिजनेसमैन है जो पूरे देश को चला रहे हैं। 10% लोग पूरे देश को चला रहे हैं बिजनेस के माध्यम से, बाकी सारा व्यवस्था कृषक के ऊपर ही जाता है और कृषक के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार से तो हमने हमारे संगठन ने भी कहा था, हमने भी कहा था कि किसानों को पेंशन दीजिए आप। ये क्या तमाशा है, किसी को आप कुछ दे रहे हैं। पहले मुलायम सिंह जी आए थे, अखिलेश आए थे तो किसान के लिए 1000 रुपये दे रहे थे, 1500 रुपये, और उसके बाद मोदी जी आए हैं तो 2000 रुपये दे रहे हैं। तो उससे किसानों की समस्या का समाधान तो हो नहीं रहा है। आपने इतनी महंगाई कर दी कि 2000 रुपये प्रतिदिन खर्च आ रहे हैं। एक ठीक ठाक घर में 2000 रुपये प्रतिदिन खर्च आ रहे हैं।
तो ऐसी स्थिति में किसान क्या करेगा 2000 रुपये कुंटल गेहूँ बेच करके? 10 बीघे का किसान 70 कुंटल गेहूँ, उसमें 50-60 हज़ार रुपये लागत लगा देगा, 50-60 हज़ार खाने के लिए बचा देगा। तब 50-60 हज़ार रुपये में वो क्या करें? 10 बीघे के काश्तकार की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बीघे 2 बीघे वाले हैं उनके लिए तो भारी समस्या है। हमें सबसे बड़ी प्रसन्नता इस बात की है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पवनेश जी और संतोष त्रिपाठी भाई ऑडिटर हमारे DPN सिंह जो हैं, ये काफ़ी संघर्षशील व्यक्तियों में से हैं और हम इन लोगों का स्वागत और वंदन करते हैं। और इसी के साथ आप सबसे हम ये निवेदन करेंगे कि भारतीय किसान कल्याण संघ इतना मजबूत बताइए कि जैसे भारतीय जनता पार्टी का अनुसांगिक संगठन है जनसंघ, आवाज RSS उसको कहते हैं संघ, उसके मर्जी के बगैर भारतीय जनता पार्टी भी कोई कार्य नहीं कर सकती है। एक से भले दो सदैव ही आविष्कार में भी और प्रयास में भी और जनमानस में भी एक से भले दो हमेशा बताया गया। तो यहाँ पर उपस्थित मित्र और बंधुगण, आप सबसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप लोग भारतीय किसान कल्याण संघ को मजबूत करिए और इसमें हमारे सदस्यता अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और हमसे जहाँ तक होगा मैं पूरी तरह से भारतीय किसान कल्याण संघ को समर्पित हूँ और जहाँ भी पार्टी संगठन को हमारी आवश्यकता होगी वहाँ मैं संगठन के लिए उपस्थित रहूँगा और सदैव ही समर्पित रहूँगा तन मन और धन से। जय हिंद, जय। इसके साथ आदरणीय मिश्रा जी, त्रिपाठी जी ने अभी जो बताया है वास्तव में अनुकरणीय है। हमारे बीच में श्री शिवम मिश्रा जी पत्रकार यहाँ पर उपस्थित है। हम इस मंच के माध्यम से आपका मैं हृदय से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। अगली कड़ी में हम श्री विनय सिंह जी से निवेदन करेंगे कि वो भारतीय किसान कल्याण संघ के इस सदस्यता अभियान में अपनी वाणी से लोगों को अभिषेचित करें। श्री विनय सिंह। आज किसानों के लिए बड़ी समस्या उत्पन्न होती जा रही है। अभी एक प्रारंभिक समस्या हम लोगों के सामने बड़ा जटिल समस्या आ रही है और इसका भविष्य में हम लोग बहुत बड़ा खामियाजा कहिए या बहुत बड़ा नुकसान कहिए या बहुत बड़ी समस्या कहिए, हमारे आपके बीच में सामने उपस्थित होने वाली है। अभी अभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक घोषणा किया गया है कि किसान के पास एक ही साधन होता है, वो है ट्रैक्टर। किसान को जब भी आवश्यकता पड़ती है, अगर दूर खेत है तो अपने परिवार को, अपने जो मजदूर हैं उनको अपने ट्रैक्टर ट्राली पे बैठा करके वो अपने किस खेत तक ले जाता है और अपना कार्य कराता है, फिर उस पर लाद करके उनको गंतव्य स्थान तक पहुंचाता है। घर परिवार में कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई भी घटना हो जाती है, शव यात्रा में हम ट्रैक्टर पे लाद करके आदमियों को जो है शव को लेकर के जाते हैं। परंतु आज एक दुर्घटना कानपुर में हुई, ट्रैक्टर ट्राली से श्रद्धालुओं की मौत हो गई और सरकार ने बड़ी सोची समझी कमजोर बनाने के लिए एक क्षण में ट्रैक्टर पर प्रतिबंध लगा दिया कि केवल ट्रैक्टर से जुताई का कार्य कर सकते हैं, कृषि कार्य की ढुलाई का कार्य कर सकते हैं। बताइए, अगर किसान को आवश्यकता पड़ेगी कि किसान का परिवार किसी कार्य के लिए जाना है तो हर किसान संभव नहीं है कि वो बस किराए पे ले ले
या 4 व्हीलर किराए पे मंगा ले, वो प्रयास करता है कि अपने ट्रैक्टर में तेल डलाओ और इसी से जो है छावनी बना करके इसी से लेकर के चले जाओ, जो है किसी भी कार्य में किसी भी आवश्यकता को हमारी पूरा हो जाए। तो किसान किसी भी आंदोलन में जाना हुआ 10, 20, 25, 50 लोग बैठ करके ट्रैक्टर की टाली पे चले गए। यही आंदोलन को रोकने के लिए एक बहाना बना करके ट्रैक्टर ट्राली को बंद करने का, ट्रैक्टर ट्राली का उपयोग बंद करने का जो ऐलान किया गया है, इसके लिए हम आज आप लोगों से निवेदन करेंगे कि किसानों के अंदर जागरूकता पैदा करके एक एक किसान को इसकी बात को सूचित करके बता करके और आने वाले समय में 10, 20, 25, 20 दिन, 10 दिन, 15 दिन के अंदर एक व्यवस्था बना लीजिए और एक ट्रैक्टर रैली करछना तहसील से निकाली जाए, जो आपके जो टोल टैक्स है मुंगारी, यहाँ से करछना तक ट्रैक्टर रैली किसानों की निकाली जाए, जिससे कि सरकार को ये समझ में आवे कि हाँ, किसान अपने आप के इस निर्णय से क्षुब्ध है, परेशान है और किसान अपने ट्रैक्टर से ही अपना कार्य करेगा। क्या बस की दुर्घटना नहीं होती है? क्या ट्रेन की दुर्घटना नहीं होती है? क्या ट्रेन नहीं पलटती है? तो क्या ट्रेन बंद कर दी जाती है? आज ट्रैक्टर पलट गया तो ट्रैक्टर का जो है कार्यक्रम बंद कर दिया जा रहा है। ये केवल किसान को कमजोर बनाने के लिए, किसान किसी आंदोलन में अपने साथियों को लेकर के न पहुंचे, किसान किसी धरना स्थल पर अपने ट्रैक्टर टाली से अपने सहयोगियों को लेकर न पहुंचे, ऐसी सरकार की कुदृष्ट मनसा बना करके इसको टारगेट किया गया है। मेरी जहाँ तक राय है, आप अगर हम लोगों से हमारी बात से संतुष्ट हैं तो इसको किसानों को जागरूक करने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय श्री अमित द्विवेदी जी हमारे बीच में हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा वो भी चंद शब्दों में अपना विचार रखें। आदरणीय श्री अमित द्विवेदी। समस्या रोजाना बढ़ती ही जा रही है किसानों के लिए। अभी कुछ दिन पहले मैं मार्केट में गया था, वहाँ गेहूं का रेट मैंने पूछा तो व्यापारियों के यहाँ गेहूं का रेट 25 से 27 रुपये प्रति किलोमीटर दिया जा रहा है। यही जगह किसानों से सरकार 18 रुपये या 19 रुपये किलो में देती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार हमसे वही रेट ले? क्या ये सब किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए है? किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। हर जगह किसान मार खा रहा है। डीएपी का रेट महंगा हो रहा है, यूरिया का रेट महंगा हो रहा है, पर हमारे यहाँ जो अनाज पैदा हो रहा है उसका रेट महंगा क्यों नहीं हो रहा है? बड़ी बड़ी ऐसी समस्याएं हैं, नलकूप खराब हो जा रहे हैं, उसका जो टैक्स लगता है गवर्नमेंट का वो भी देना ही पड़ेगा, चाहे आप सिंचित करें या ना करें। नहर टूटी हुई है, नाली टूटी हुई है, उसका भी आपको भुगतान करना पड़ेगा। इस चीज पे कोई ध्यान नहीं देता। अगर इन सब चीजों को हमें सरकार के पास ले जाना है, इसमें किसानों का एकजुट होना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे किसान भाई एकजुट नहीं होंगे तब तक हम कोई भी काम करने में असक्षम हैं, क्योंकि एक आदमी अकेला सरकार से नहीं लड़ सकता। सरकार से लड़ने के लिए संख्या चाहिए, और संख्या तभी होगी जब सारे किसान एकत्रित हो जाएंगे।
इसलिए मैं आह्वान करूंगा आप सभी से कि आप सब प्रयास करें और किसानों को एकत्रित करें, संगठन से जोड़ें, संगठन से, क्योंकि संगठन मजबूत होगा तो आप किसान बंधु भी मजबूत होंगे। इसी के साथ जनार्दन प्रसाद पांडे जी किसान हैं, हमारे बीच से ये आए हुए और उनका मैं आपका स्वागत करता हूँ। पहले माननीय संघ के कार्यक्रम संचालक महोदय का सविनय आभार व्यक्त करता हूँ और क्योंकि मुझे यह शुभ अवसर प्रदान किया। साथ ही साथ आज इस भारतीय किसान कल्याण संघ की संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए अशर आदरणीय अध्यक्ष जी, नाम से नहीं परिचित हैं, मंचासीन जितने भी हमारे संभ्रांत एवं बुजुर्ग वहाँ पर विराजमान हैं, मैं सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ साथ हमारे समक्ष बैठे हुए अति सहनशील एवं व्यवहारिकता में प्रखर बाबू जनार्दन सिंह का, जिनके इस ग्राम सभा में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, मैं उनका सादर नमन करता हूँ। और इसी के साथ साथ मैं अपने अनुज भाई कौलेश उपाध्याय जी को यह शुभाशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि जिन्होंने मुझे जो है ऐसे कार्यक्रम के लिए मोबाइल के मैसेज के अतिरिक्त व्यक्तिगत टेलीफोन पर वार्ता करके मुझे किया। बस आने में विलम्ब हुआ कि मेरे बेटे की तबीयत खराब थी, मैं उसको लेकर के नानी डॉक्टर साहब से मिलने को लिया गया था। साथ साथ हम भी एक किसान हैं और किसान की संगोष्ठी है। हमको आपको यह विचार करना है कि आखिर में हम इतने सरकारें चाहे जिसकी हों, जो भी सरकारें आती हैं, चाहे समाजवादी की हो, कांग्रेस की हो, बसपा की हो, भाजपा की हो, वो जब हमारे बीच में आते हैं तो कहते हैं हम किसानों के मसीहा हैं, हम दलितों के मसीहा हैं, गरीबों के मसीहा हैं। लेकिन जब यहाँ से जाते हैं हम लोग इतने अंधे हैं सरकारों के कि हम भाजपा के कन्वेसर हैं, हम सपा के हैं, हम कांग्रेस के, कि हमारे सुनने वाला कोई नहीं। वो एक माचिस बनती है या सलाई सबसे कम दाम में मिलती है, उसका मूल्य भी निर्धारण वही करता है जो उसको बनाता है। लेकिन मैं खेती उपज करता हूँ, अनाज उत्पन्न करता हूँ, लेकिन हमारा मूल्य निर्धारण वो करते हैं। ये कहाँ का नियम है? और यह नियम लागू करने के लिए जब हम यहाँ संगठित होंगे, किसान में कोई किसान की ये विशेष जात नहीं है, किसान सब है, चाहे किस कास्ट का व्यक्ति हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे हरिजन हो, या बीसी कास्ट का पटेल हो, निषाद हो, हर वर्ग के लोग किसान हैं। हम भी किसान हैं। हम लोग देखते हैं कि इतनी मेहनत करके आदमी पैदा कर रहा है। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि किसानों की आय दूनी करें या खेती करो, कैसे? जो बात पर डेयरी जानवर चले जा रहे हैं, एक दूनी आय हो रही है। आपने मूल्य निर्धारित कर दिया कि अब इस बार उनका माचिस का दाम था 25 पैसे, सिक्का बंद हो गया 50 पैसे, सिक्का बंद हुआ 1 रुपये। हमको जो है लेकिन छूट दिया जाता है डाफी किसानों को। हमारा धान इस बार का 1400 में है, तो अगले सीजन में 1 साल बाद वो बढ़ाएंगे 100 रुपया वो बढ़ा दिया। इससे ज्यादा अगर बढ़ा हो तो कोई भी किसान बता दे। और वो तो निर्धारित करते हैं कि आप क्रय केंद्र पर ले जाइए, तो क्रय केंद्र पर इन सरकार के दलाल वहां पर उपस्थित रहते हैं। तो जो बेचारा ले गया, जो उनकी पूजा कर लिया पहले हनुमान जी की, दलाल हनुमान की, वो तो काम उसका बन गया। और जो हमारा छोटा किसान है वो 10 कुंटल, 12 कुंटल, 15 कुंटल लेकर गया, वो 2 दिन काटे वाले वहां पर उसको बैठा दिए, उसकी खटिया खड़ी हो गई। जितने का वहां बेचा है उतने का उसका नुकसान हो गया। आप एक मूल्य निर्धारित ये किया जाए सरकार द्वारा, हमारे किसान संघों से मांग किया जाए। मैं भी एक सच्चे सिपाही के हैसियत से किसी संगठन में लगा रहूंगा, जहां भी जरूरत पड़ेगी, विधानसभा का घेराव होगा वहां चलेंगे, क्योंकि मैं जाता भी हूँ। मेरा भी एक संगठन चलता है, मैं उसमें जिला महामंत्री हूँ, वो पंडित जुगल किशोर तिवारी जी का है, कि उसमें IPS मुराद यहाँ पर लखनऊ में है। तो जब तक हम यहाँ देख गाँव में कहावत है कि तब बच्चा अगर न रोए कि दूध न पाए, सब अपने काम में बिजी करते हैं। जब रोने लगता है तब माँ को ख्याल आती है, उसको कोई दूध पिला दिया जाए, तब दूसरा काम होता है। और न कोई गंभीर माँ को भी नहीं, क्योंकि ममता वही माँ कहते हैं। तो जब तक हम धरना एवं प्रदर्शन नहीं करेंगे, वो सीधी उंगली भी निकलने वाला नहीं है। ये गाँव की कहावत है।
ये हमको बहुत बड़ा क्षोभ है कि किसानों की संगोष्ठी है, सभी किसान हैं, लेकिन मुश्किल से 20 आदमी है संगोष्ठी में बैठे हुए। ये हम किसानों का दुर्भाग्य है। तो जो रेट निर्धारित हो सरकार से, वो गांव दरवाजे से लेकर के वहां तक निर्धारित है। जो व्यापारी खरीदते हैं हमारा यहाँ पर, हम ही किसान है, देखते हैं धान उतर गया, क्रय केंद्र पर निर्धारित हो गया 1850 और बनिया आ रहे हैं, कह रहे 1400 में लेंगे। अब भैया 1400 में लेकर जो पाते हैं, अब 4 दिन गल्ला में रखा, बस घर घराने भाई लागत चलते कहता है कि फुर्सत करते के लाकर। अब आपके पास 4 ठिकान पर नाथ हैं, रिश्तेदार हैं, संगी पर, समाज पर, तो वहाँ जाना ही है। और जब वहाँ जाना है तो धान की तकवारी कौन करे? तो आदमी भूख करके जो वो कहता है व्यापारी, उसको दे दिया जाता है, ले जाओ। ऐसी स्थिति में बहुत भाषण देने की जरूरत नहीं है। हमको आपको जो है जागरूक होना नितांत आवश्यक है, बहुत नितांत आवश्यक है कि हमारा गल्ला इतना, आज हम उसमें जब से धान का बीजारोपण होता है तब से उसमें लागत लगाई जाती है, बटाई तक, मड़ाई तक, लेकिन उसका मूल्य निर्धारण क्या होता है? अभी हम आप जोड़ दें पूरी धान की लागत को, तो जो केवल भोजन के लिए मिलता है सिर्फ कुछ भी नहीं मिलता। चाहे जो किसान को बैठे हो बता दें हमको कितना लाभ मिल रहा है किसानी से। अगर किसी के पास 2 पैसे की बाहर से आमदनी है तब तो उसका कारोबार ठीक है। अगर केवल जो निगमित किसान जिसके मात्र किसानी पर आधारित है, उसके यहाँ जो है हम आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पा रहा है। तो इसी कड़ी में हमारे बहुत संभ्रांत व्यक्ति बैठे हुए हैं कि हम लोगों को और कुछ जो है नई ऊर्जा प्रदान करेंगे और हमको जो है नई कुछ इस पर ज्ञानवर्धक बातें बताएंगे। मैं ये कहूँगा कि भाई सभी किसान एकजुट होकर के ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर इसकी एक इकाई बनाई जाए, उसमें जो है कार्यकारी बनाया जाए, उनको ये कहा जाए कि आप इतने किसान के अगर एक व्यक्ति 10-10 आदमी को जोड़ेगा तो बहुत हो जाएंगे। घूम घूम से खड़ा पड़ता है। हम लोगों ने जो भी संगठन चलाया उसमें 10-10, 5-5 के लोगों ने जुड़ा जो है। आज वो संगठन बहुत गैर राजनीतिक संगठन है, कभी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम किसान हैं और संगठन अपनी जगह पर, लेकिन हम किसान हैं। हमको किसानों की बात करना है, किसानों की बात करना है, और सारे किसान अगर इस पर आमादा हो जाए, जो किसानों के मसीहा बनकर आते हैं, तो तुम्हारा जो है वो कर रहे हैं बाहर जाओ, जो हमारी मांगों को पूरी करेगा मैं उसके साथ में रहूँगा। अभी वो भी सुधर जाए तो आप बताइए, जिसकी गरज होगी वो हमारे पास मत्था टेकेगा। हमारी आदमी है तो अपने बड़े स्वार्थ में को ठेका मिल जाए, विधायक जी चाहे बिरादरी के लोग, हमारा उल्लू सीधा हुआ कहानी इतना मैं और अपने भाइयों का जिम्मेदार नहीं हूँ। लेकिन अगर सब एक मंच पर अगर इस बात को निर्भर हो जाए कि आइए विधायक जी, आइए सांसद जी, जो हमारी मांगों को पूरी करेगा मैं उसके साथ रहूँगा, चाहे जिस पार्टी का हो। देखिए तभी जो है उस बात पर विधानसभा लोकसभा में जो कानून पास होता है तो फिर नहीं छप पाते हैं, कोई किसान को बोलने वाला नहीं है। केवल चुनावी मुद्दों में किसानों के मसीहा बनते हैं जवान और किसानों। इसलिए हमारा आप लोगों से यह विनम्र अनुरोध है कि किसानों की एक सशक्त पार्टी बननी चाहिए, संगठन बननी चाहिए। जय हिंद, जय। हमारे बीच में उपस्थित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्री पूर्व इंजीनियर श्री सुरेश बहादुर सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित है। मैं उनसे निवेदन करूँगा सदस्यता अभियान के बारे में विशेष चर्चा पहले बड़े बहन लोग या पंडित जी वगैरह है, सब आशीर्वाद दीजिए कि भारतीय किसान कल्याण संघ दिन रात जो है बढ़ता है, आप लोगों के आशीर्वाद से ही बढ़ता है। सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि जो पंडित जी अभी कहे कि ऊर्जा इधर हाथ कर रखा है कि ऊर्जा तो हमारे आप ही सब है। आप लोग ऊर्जा हम लोगों को देंगे तो वही थोड़ा सा ऊर्जा हम लोग को भी बहुत आगे करने के लिए ऊर्जा पड़ेगी। तो हम तो यही चाहते हैं कि जितने भर यहाँ पे हैं इस समय हर आदमी जो है कम से कम 10-10 जो प्रतिवर्ष का जो है 100 रुपये सदस्यता शुल्क है आदमी बनाए, 10 आदमी कम से कम। तो हमारा जो है जैसे 10 आदमी है 100 आदमी तो तुरंत ही बन जाएगा। अगर सदस्यता हमारी बढ़ती रहेगी तो सारे किसान भाई एकजुट होकर वहाँ पे जहाँ भी आप लोग कहेंगे वहाँ पर होंगे। और जो भी
बनाएगा उसी के हिसाब से उसको भागीदारी भी भारतीय किसान कल्याण से मिलेगी। हमारा आप लोगों से ये अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बढ़ाएं। हम तो केवल 10 ही कर रहे हैं, लेकिन हमें मालूम है कि यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं कि जो एक ही आदमी 100 सदस्य बना देंगे। इससे कम कोई बनाने वाला है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आदमी सदस्य बनाएं। अभी हमारी चंदौली बात हो रही थी। चंदौली में कौन सा गाँव हमारे दिमाग से निकल रहा काजपुरी है, बहुत बड़ा गाँव है। तो हमारी उनसे कल बात हुई तो कहें कि हम सिंह साहब 1000 सदस्य तो हम बना के देंगे। जब दूसरे जगह का है तो हमारा घर ही है, यहाँ सभी को मालूम है कि कौन कैसा है कैसा नहीं है। तो ये सब आपस में जो हम लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं तो बैर भाव बुझा करके सबसे कहिए कि हम लोग पहले किसान हैं, उसके बाद जो है सब कुछ। अगर हम यही सोच के चलेंगे कि हम किसान हैं तो अपने आप ही सब में प्रेम बढ़ेगा, सद्भाव बढ़ेगा और आपस में कोई किसी तरह की दिक्कत आ रही है भैया जो गलती है उसमें हुई माफ़ कर दीजिएगा। ऐसा कोई नहीं है कि हम गलती मान रहे हैं तो वो नहीं माफ करेगा। इस तरह से आप लोग जो है पूरा जो है एनर्जी इसी में लगाइए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सदस्य बने, इससे ही होगा। उपाध्याय जी भारतीय किसान कल्याण संघ के बारे में सदैव चिंतित रहते हैं, सोचते रहते हैं। आदरणीय श्री उमेश उपाध्याय जी से निवेदन करेंगे तो आज के संगोष्ठी और सदस्यता अभियान के बारे में हम लोग मार्गदर्शित करें। आज बड़े ही हर्ष और सौभाग्य का विषय है कि इस हरवारा ग्राम पंचायत में पंचायत भवन में आयोजित हमारे वरिष्ठ समाजसेवी मेजर टीपी सिंह जी की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व न्यायाधीश डॉक्टर दिव्या सिंह जी उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में। यही से इसी गांव के आपके इंजीनियर सुरेंद्र बहादुर सिंह जी, संगठन के वरिष्ठ संस्थापक सदस्य हैं और उपाध्यक्ष भी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित समतलगढ़ से चल करके आए भारतीय संस्थापक सदस्यों में से ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र मिश्र जी संस्थापक सदस्य ही रहे हैं और उपस्थित जिला के उपाध्यक्ष श्री जनार्दन प्रसाद सिंह जी, जिला के महासचिव श्री विनय सिंह जी और यहाँ पर उपस्थित पत्रकार श्री मिश्र जी उनकी सहयोगी प्रशासन करते रहते हैं। जिला के और भी तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित किसान बंधु, प्रदेश इकाई के सचिव द्विवेदी जी, सबसे बड़ा हम आभार व्यक्त करते हैं हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री जनार्दन प्रसाद पांडे जी का, क्योंकि हमारे फोन पर कल हमने फोन किया भैया आपको आना है तो ये आज उपस्थित हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और तुरंत टीका भी कल निवेदन किया हमने आना है तो इतनी दूर से चल करके आए। आप लोगों का मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। आज हिंदुस्तान को आजाद हुए 77 साल हो गए, लेकिन किसान जहां था आज भी वहीं पर, एक कदम आगे नहीं बढ़ पाया। क्यों? इस पर किसी ने कोई भी गहराई से अध्ययन ही नहीं किया, क्योंकि या तो हमारे अंदर जागरूकता नहीं है या तो हम उसको सोच नहीं पाते हैं वहां, क्योंकि सरकार के जो नुमाइंदे हैं हमारी सोच जहां से खत्म होती है वहां से सोचना शुरू करते हैं और उसके आगे हम लोगों को जब तक नहीं सोचेंगे तब तक हमारी इस दशा और दिशा वही करते हैं। किसानों की दशा इतनी दयनीय हो गई है, मुझे किसान पुत्र हैं, आप भी आदरणीय बीपीएल सिंह जी राजघराने से हैं और वरिष्ठ बड़े किसान
काश्तकार हैं, किसान हैं, आदरणीय मेजर साहब भी बड़े किसान हैं, इंजीनियर साहब, सब लोग यहाँ किसान हैं। कोई छोटा है तो कोई बड़ा है, नहीं किसान है तो किसान का लड़का है। अगर हमारे नाम से जमीनें नहीं है, हमारे पिताजी के नाम से, इसकी जिम्मेदारी हम लोगों को मिली है काम करने की। अपने स्वरोजगार के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। संगठन बनाने की आवश्यकता क्यों हुई? लॉकडाउन का समय था, कोरोना काल चल रहा था, सभी लोग अपने अपने घरों में एक कमरे में बंद थे। सिर्फ उस समय लोगों से बातचीत करने का साधन मोबाइल या फोन ही हुआ। किसी से मिलना जुलना सबसे बंद था, कहीं आना जाना बंद था। केवल आपके पास एक काम था, खाना, आराम करना। उस समय सरकार इस कोरोना काल का जो है दैवीय आपदा घोषित करके पूरे हिंदुस्तान को रोक दिया, पूरे हिंदुस्तान की गति को रोक दिया। सब जहां जो था वहीं ट्रेनें ठप हो गई, बसें ठप हो गई, आदमी सब जो जहां थे अपने अपने घरों में सब कैद हो गए। सब कुछ जैसे बंद सा हो गया, किसी के पास कोई काम नहीं, शून्य नहीं, सब चले गए। उसी समय तमाम अखबारों में किसानों का आंदोलन पहले से चल रहा, आज भी शुरू हुआ। सुर्खियां हुआ करती थी, किसानों का आंदोलन, किसानों कहाँ दबाया जा रहा है, वहां दबाया। किसानों को सुनने वाला नहीं है। लोग अपनी आवाज आज यहाँ भी बुलंद कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन इस कमरे के बाद कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि इस कमरे में हम अपनी बात रख रहे हैं। इसको सुनाने के लिए हमको कमरे के बाहर जाना पड़ेगा, हमको उनके पास तक, उनके कान तक भोंपू बजा करके अपनी आवाज को पहुंचाना पड़ेगा। इस विषय पर किसानों की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी थी, क्योंकि मैं किसानी को थोड़ा बहुत किसानी मदद करता था अपने घर में, या सजिया पर जो किसानी है या फिर थोड़ा बहुत अपने से निजी होता है उसमें भागीदारी करता हूँ। किसानों की दशा जो थी, मेरा क्षेत्र पत्रकारिता का रहा है, 20-22 साल से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, और अखबारों में सिर्फ यही लिख रहा था, किसानों का आज वहाँ पीड़ित, आज वहाँ किसान मारे गए, आज वहाँ खाद नहीं है, सोसाइटी पर किसान खाद के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ट्यूबवेल खराब है, बिजली की दशा खराब है, बिजली कटौती चल रही है, हर तरफ से कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी सब किसान ही प्रभावित होता है, व्यापारी कहीं प्रभावित नहीं होता है, सरकार के नुमाइंदे कहीं प्रभावित नहीं होते, प्रभावित होते हैं हम, क्यों किसान प्रभावित होते हैं। कोई भी अगर सरकार से कोई भी आपदा आती है तो प्रभावित किसान होता है। संतोष त्रिपाठी जी यहाँ नहीं है, आज उनको आना था, लेकिन किस कारण नहीं आ पाया। आज बनारस में अपना स्वच्छता अभियान वहाँ शुरू कर रहे हैं, वहाँ लगे हैं, उनसे चर्चा हो रही थी किसानों की दशा, किसानों की कोई ऐसा संगठन बनाया जाए जिससे किसानों के बीच में अपनी बात किसानों की तरफ से हम रख सकें। 9 मई 2020 को इस संगठन का नामकरण हुआ, भारतीय किसान कल्याण संघ। नेट पर सर्च किया गया, तमाम जगह कहीं कोई दूसरा किसान से चल नहीं रहा है। उसके बाद फिर दोनों के साथ में तीसरे व्यक्ति के रूप में आए आदरणीय श्री सुरेंद्र बहादुर सिंह और धर्मेंद्र मिश्र। आप दोनों लोगों के सहयोग से संगठन का रजिस्ट्रेशन हुआ सितंबर में। तब से हम लोग अनवरत किसानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करके कहीं न कहीं किसानों के पक्ष में मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, स्थानीय प्रशासन को जगाने का काम करते रहते, लेकिन कहीं कहीं हमारी आवाज दब जाती है। क्यों? यहाँ पर के सामने एक छोटा सा व्यक्ति 5.25 फीट का, इसकी लंबाई भी नहीं है, कोई भाषणबाजी भी नहीं कर पाता हूँ, इसलिए आवाज दब जाती है। जनमानस का सहयोग नहीं मिलता,
लेकिन हमारी एक सोच है, हमारी आवाज़ के साथ आप सब लोगों की आवाज़ें, हमारी आवाज़ भले दब जाए लेकिन आप सब लोगों की आवाज़ वहाँ तक जरूर पहुँचे। हम भले ही पीछे खड़े रहें लेकिन आप सब लोगों की आवाज़, आप सब लोगों का चेहरा हमेशा आगे रहेगा। इन सबको सोच को लेकर के संगठन का निर्माण हुआ और आगे धीरे धीरे चल रहा है। आज उत्तर प्रदेश के लगभग 22 जिलों में संगठन काम कर रहा है। आपका इलाहाबाद में, कौशाम्बी में, फतेहपुर, प्रतापगढ़, बनारस, चित्रकूट, बांदा, ललितपुर, महोबा तथा जालौन में भी काम चल रहा है। इस चंदौली में भी हो रहा है, गाजीपुर में, और कई जिले भी नए सृजित हो रहे हैं, वहाँ पर काम लोग करना हो गया। हिंदुस्तान के 5 प्रदेशों में संगठन मार्ग पहुँच चुका है। उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, बिहार में, झारखंड, मध्य प्रदेश और अभी राजस्थान में वहाँ के प्रदेश उत्तम लक्षित बनाए गए हैं। अगले महीने में राजस्थान में तो अभी काम शुरू हो गया, 6वां प्रदेश। ये हमारे बस की बात नहीं है, ना तो हमने कोई कुछ किया। वो कहते हैं भगवान सब प्रेरणा देता है, इससे ऊपर वाला। तो प्रेरणा आप लोगों से मिलती है, कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रतीक के रूप में आप लोगों ने एक प्रेरणा दी कि हम इस समाज के किसानों के बीच में आकर उनको कुछ काम आ सके। कोई किसी के पैसा न जाएगा किसी के साथ, न कोई किसी का होता जाएगा। सिर्फ उसका जो उसने समाज में काम किया है वही उसके साथ जाएगा। और समाज के लिए कुछ समय निकाल करके जो कुछ बल पड़ता है करने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है कि जनमानस जब आपके साथ, आज बड़ा सा तकलीफ हो रही है। यहाँ पर राष्ट्रीय से लेकर जिले से लेकर के ब्लॉक तक के पदाधिकारी गांव में तो संख्या हमारी जो है गिन सकते हैं, लेकिन फिर भी हम संतुष्ट हैं और पूरी संख्या को ही हम 1000 या लाख में मानकर चल रहे हैं। किसी भी संगठन को आगे बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है धन की भी आवश्यकता है। बहुत समय दे रहे हैं, धन संगठन में नहीं है तो संगठन आगे नहीं बढ़ पाए। उसके लिए आप सब लोगों को भी बड़ा सहयोग करने की आवश्यकता है। इसके लिए अक्टूबर और नवंबर 2 महीने का सदस्यता अभियान चलाया जाए व्यापक तौर पर पूरे देश में, अन्य प्रदेशों में। वार्षिक सदस्यता शुल्क की सहयोग राशि 100 रुपये, 5 साल के लिए 500, आजीवन 1100। छोटा सा अंशदान करके संगठन को आप मजबूत कर सकते हैं और संगठन को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। अभी लोगों ने चर्चा किया कि संगठन ट्रैक्टर टाली पर जो प्रतिबंध लगाया गया, इस राज्य ने भी चर्चा की। ये सब सरकार की सोची समझी राजनीति है। सोची समझी पहले से कहीं न कहीं एक मौका मिल गया, भले मारे हम तो वहां से ही रहे। कहावत में कि भले ट्रैक्टर टाली पलट गई, हम जो किसानों को एक दायरे में सीमित करके रखना चाहते हैं, क्योंकि उनके अगर कोई इस समय सरकार के विपक्ष में कोई पार्टी नहीं दिखाई, केवल एक विपक्ष है जिससे उनको खतरा है, केवल किसानों से। किसान जब सड़क पर आ जाएगा तो सरकार 24 घंटे के अंदर पलट जाएगी। ये उनको पता है। किसी पार्टी में अभी इतनी ताकत नहीं है कि उनका कुछ कर सके, लेकिन किसानों के अंदर ताकत है। किसी भी पार्टी के नहीं है, किसी भी दल के नहीं है, लेकिन उनके अंदर इतनी ताकत है 24 घंटे में सरकार का तख्ता पलट कर सकते हैं। उनका साधन सबसे बड़ा क्या है? ट्रैक्टर। उनका जो रथ होता है ट्रैक्टर होता है, किसानों का रथ है ट्रैक्टर। उस रथ को रोकने का काम सरकार कर रही है। हम किसी सरकार के पक्ष में न बात कर रहे हैं, किसी सरकार के पक्ष में बात कर रहे हैं। सरकारें सब जो भी आएंगी, सभी सरकारों ने केवल किसानों के दमन का काम किया है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए। कोई भी किसी भी पार्टी सरकार रही हो, सरकारें आती हैं
चली जाएंगी, आएंगे चली जाएंगी, लेकिन किसान कब आगे बढ़ेगा? किसान अपने उपज का मालिक कब बनेगा? अपने प्रोडक्शन का मालिक कब बनेगा? अभी एक पान की गोमती खोलने वाला व्यक्ति चाय बनाता है तो उसका निर्धारण कर देता है कि चालू चाय 5 रुपये, 10 रुपये। पान गुटखा कंपनियां बनाती हैं तो उसका निर्धारण कर देती है कि 3 रुपये मिलेगा, 5 रुपये मिलेगा, 10 रुपये मिलेगा। यहाँ तक कि देश के सबसे जो हमारे समाज को नीचे ले जाने का साधन है शराब, उसका भी निर्धारण जो है कंपनियां करती हैं। कौन अच्छी है, कौन खराब है, कैटेगरी के हिसाब से। जौ पैदा करता है, अरहर पैदा करता है, चना पैदा करता है, उसकी कीमत जो है सरकार तय करके भेजे, आपको इस कीमत पर सर जो है बेचना है। आगे तो नहीं बेचेंगे, लेकिन नीचे बेचना हमारी मजबूरी है। क्यों? इस समय धान को लगभग पक रहा है, किसान के पास सीजन में हमेशा सबके पास पैसा नहीं रहता है। किसी न किसी व्यापारी से वे जिसके पास पैसा उसके पास मनी ठीक है, नहीं है तो किसी न किसी व्यापारी से पैसा लेते हैं। कहीं खाद की दुकान पर खाद उधार लेते हैं, बीज की दुकान पर बीज उधार लेते हैं, किसी बड़े आदमी से पैसे वाले से लेकर के रुपाई का पैसा देते हैं। वो सब उनके ऊपर भार बना रहता है तब तक, जब तक कि खेत उनके अनाज पैदा होकर के उनके घर तक नहीं आ जाए। आएगा कि नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी मैं देख रहा था, वहाँ चला गया था भेजा सुबह, सीधे वहाँ से काट मैं आ रहा हूँ। वहाँ धान की फसलें एकदम लोड पोट हो गई, पके हुए धान जो है जमीन में लोड रहे, जहाँ पैदावार 10 कुंटल होती है 5 कुंटल की गुना वहाँ पर मुश्किल दिखाई दे रहा है। किसान अपना आंकड़ा लगाता है कि हम यहाँ पर 5000 रुपये अगर एक बीघे खर्च कर रहे हैं तो 10 कुंटल हो जाएगा तो हमको 10,000 मिल जाएगा। अब वहाँ उसको 5,000 मिलने में कितना मुश्किल हो जाएगा। इन परिस्थितियों में हमारे लिए सोचेगा कोई नहीं सोचेगा। हमें आपको स्वयं सोचने की जरूरत है। हमें आपको आगे बढ़ने के लिए, अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए स्वयं आगे बढ़ने की जरूरत है। उसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता संगठन मजबूत होना चाहिए। जब तक संगठित हम नहीं रहेंगे हम मजबूत नहीं हो पाएंगे। और संगठन को मजबूत करने के लिए सबकी एकजुटता मैं आज आह्वान करता हूँ यहाँ के सभी पदाधिकारियों से, आदरणीय नौकर सिंह जी से, विनय सिंह जी से, यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष वीरू सिंह जी से, संस्था अभियान पर जोर करके संगठन को मजबूत बनाएं। इसके बाद संगठन की ओर से हर क्षेत्रों से, तहसील स्तर पर, जिले स्तर पर एक रैली का आयोजन होगा। इसलिए लोगों की आवाज़ सरकार की, मान लीजिए हम लखनऊ नहीं जा पाएंगे, दिल्ली नहीं जा पाएंगे, लेकिन करसना और प्रयागराज तक तो जा सकते हैं, यहाँ तक तो हम पहुँच सकते हैं। तो वहाँ पर उनके नुमाइंदे बैठे हैं, उनके माध्यम से अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हैं। इस ट्रैक्टर ट्राली के प्रतिबंध के विरोध में एक तिथि निश्चित की जाएगी, जिसमें कि सभी गांवों से 10-10, 5-5 जिनके पास ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर लेकर के तहसील स्तर पर अभी शुरुआत की जाएगी। एक इधर से खवारा से, एक उधर खाम का पूरा से, छोर पर जो गाँव बसे हैं वहाँ से शुरू होगी, एक उधर पनासा से, एक उधर डीहा से, एक मनैया से। इस तरीके से 5-7 जोन तैयार करके और सभी लोग तहसील पर इकट्ठे होकर के अपनी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे। इसके लिए योजना बन रही है। और ज़्यादा नहीं कुछ कहेंगे, बाकी सब आप लोग हमारे मार्गदर्शक बैठे हुए से उनको सुनने के लिए हम लोग यहाँ हुए हैं। अपनी बात की शब्दों के साथ अपनी गाड़ी को परिणाम देता जय किसान। भारतीय किसान कल्याण संघ के किसान गोष्ठी एवं सदस्यता अभियान के परम श्रद्धेय समाज सेवी आदरणीय श्री कैप्टन बीपीएल सिंह जी, पूर्व न्यायाधीश
राष्ट्रीय संरक्षक भारतीय किसान कल्याण संघ मुख्य अतिथि हमारे बीच में उपस्थित है। हम श्रद्धेय पूर्व न्यायाधीश साहब से निवेदन करेंगे आज के इस किसान गोष्ठी और सदस्यता अभियान समारोह में हमें अपने मार्गदर्शन से मार्गदर्शित करें, करने का कष्ट करें और सभी श्री पवनेश उपाध्याय जी, इंजीनियर सुरेंद्र बहादुर सिंह जी, बजरंग दत्त त्रिपाठी जी, धर्मेंद्र मिश्र जी, अमित द्विवेदी जी, जनार्दन सिंह जी, विनय सिंह जी, वीरू सिंह जी, बाबूलाल प्रसाद जी, जनार्दन प्रसाद पांडे जी एवं उपस्थित सभी बंधुओं तथा पत्रकार बंधुओं, किसान बंधुओं और पत्रकार बंधुओं, इसकी आवश्यकता है। मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं आपसे करूँगा। केवल यह बताऊँगा कि जो किसानों की समस्या हिंदुस्तान में है या पूरे विश्व में है वह बहुत ही विकट है। एग्रीकल्चर जो है वह एक ऐसा कल्चर है जो हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। आपने यह देखा होगा कि जब विशेष विपत्ति आती है दुनिया के ऊपर तो सभी धराशायी हो गए थे, लेकिन किसान धराशायी नहीं हुई। उन्हीं के बल पर पूरी दुनिया चली। सब व्यापार बंद हो गया, सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, सारी दुकानें बंद हो गई थी, लेकिन किसान का अनाज खेत में पौधा बढ़ रहा था, अनाज हुआ है, उसको पैदाइश उसे मिली। तो हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जो शाश्वत और सनातन है। कई लोग खेती करने में अपनी तौहीन समझते हैं, किसान अपने आप को बताने में अपनी तौहीन समझते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि उत्तम खेती मध्यम दान, जैसा कि हमारे जैसा कि हमारे पूर्व कवि भारती ने कहा है, तो आज भी आप मान कर चलिए कि खेती जो है वो उत्तम कार्य, उसको मन लगा करके करिए। अब जहाँ तक प्रॉफिट की बात है, अनादिकाल से खेती में कोई प्रॉफिट किसी को नहीं लगी। साइंस के बढ़ने के साथ साथ खेती में भी बहुत बड़ा बदलाव आया। खेतों में पहले बहुत कम पैदा होता, पैदावार बहुत बढ़ी है। भारतवर्ष में हम लोग तो बचपन से देख रहे हैं कि जहाँ पर 2 कुंटल पैदा होता था वहाँ 10 कुंटल पैदा होता था। तो कृषि का जो स्थिति है हिंदुस्तान में वो बहुत अच्छा होता है। आप समझिए कि 6 मिलियन मीट्रिक टन अनाज 47 में पैदा होता था और आज वह 370 के आसपास है। तो कितना हो गया? 6 6 36, 60 गुना बढ़ गया। लेकिन अब किसानों का जो स्थिति है उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है।
उसका कारण ये है कि जैसा कि सभी लोग और हम लोग हमेशा से ये जान रहे हैं कि किसान का जो उपज है, प्रोडक्ट जिसको कहते हैं, चाहे आप जिस भी तरह की चीज़ पैदा कर रहे हैं, चाहे आप सब्जी पैदा कर रहे हैं, चाहे आप तिलहन पैदा कर रहे हैं, चाहे आप अनाज पैदा कर रहे हैं, चाहे आप गन्ना पैदा कर रहे हैं, सबकी कीमत सरकार निर्धारित करती है। और सरकार हमेशा से पूंजीपतियों के दबाव में रही और रहेगी। अच्छा, उसका एक कारण और भी है, जो हमारे निर्धारणकर्ता हैं वो इस बात को कह देते हैं कि मान लीजिए अनाज की कीमत हम 50 रुपया किलो गेहूँ की निश्चित करते, सुनिए बहुत सारे पंडित जी, 50 रुपया किलो अगर निर्धारित कर दिया है गेहूँ की कीमत, तो आप बेचने के बाद जब खरीदने जाएंगे, बेचते भी हैं, खरीदते भी हैं, किसान खरीदता भी है, जनता खरीदती भी है, दुनिया खरीदती भी है, तो पूरा देश खाने के लिए मिलेगा। अगर गेहूँ की कीमत बहुत ज़्यादा कर दी जाए, ये प्रॉब्लम आ जाएगी कि नहीं आएगी। लेकिन किसान जो पैदा करता है वो पिस रहा है, तो ये एक बड़ा ही एक मकड़ जाल टाइप का है, और इसी को माया जाल वेदों में कहा गया है। अनाज की कीमत को अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो बहुत सारी जनता खरीदे नहीं पाए। बहुत लोग गरीब हैं, वो खरीदते भी हैं। बहुत सारे लोगों के पास खेती है, और हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों के पास खेती नहीं है, वो क्या करेंगे? तो ये सब बातें हम जगह करके अनाज की कीमत नहीं वो बढ़ा पा रहे हैं। लेकिन हमेशा हर आदमी के दिमाग में यह बात है कि किसान को कैसे हम समृद्ध करें। तो जिनके पास तो ज़्यादा खेती है, अब तो किसी के पास रहने के लिए सीढ़ी बनने के बाद अब तो केवल खाने भर को ही पैदा कर सकता है। कोई पैसा दें लोगों को, लोगों की पूर्ति कैसे करें? जैसे अभी सरकार ने कुछ किया है, किसान निधि वगैरह आ रही है, क्या उसका नाम है किसान सम्मान, वो दे रहे हैं, लेकिन वो अपर्याप्त है। ओल्ड लोग जो हैं किसान में भी और सरकार में भी, जो 60 साल से ऊपर हैं और जिनके पास एक खास इनकम से कम इनकम है, उनको पैसा मिल रहा है कुछ, लेकिन वह पैसा बहुत नॉमिनल है। वो पैसा और मिलना चाहिए जिससे कि किसानों की स्थिति सही हो। और हाँ, सरकार एक काम कर सकती है जो नहीं कर रही है, कि जो किसानी में चीज़ें लगती हैं, ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर का दाम इतना बढ़ा दिए हैं कि किसान खरीदने में उसकी हालत खराब हो जाती है, उसका सब बंधक हो जाता है खेत बाड़ी, जबकि उसकी कीमत सरकार कम कर सकती है, उसमें कम कीमत लगती है। जैसे जो कार हम लोग खरीदते हैं 20 लाख में, उसका प्रोडक्शन कास्ट केवल 3.5 लाख रुपये है। तो कार तो वो लोग खरीद रहे हैं जिनके पास पैसा है, या जिस तरह से पैसे का वो, लेकिन ट्रैक्टर जो हमारा है, जो पंपिंग सेट है, जो और मशीनें हैं, उसको तो एकदम बिल्कुल कम कर देना चाहिए सरकार को, वो नहीं कर रही है। इसके बारे में आंदोलन हमें करना चाहिए। डीजल पेट्रोल के दाम हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट से गवर्न होता है, आप ये जानिए, लेकिन हमारी सरकार भी उस पर अपने टैक्सों को थोड़ा सा कम करके उसके दाम को कम कर सकती है। और सरकार ने ऐसी ऐसी चीज़ों पर टैक्स लगा दिया है जिसका कोई मतलब नहीं है। उस टैक्स से वो 2-3 काम कर रहे हैं। एक तो उसमें जो चोर है वो चोरी कर लेते हैं, वो चोर धनी हो गए। उनके घरों में आप टीवी पर देखते हैं कि करोड़ों करोड़ रुपया जाता है, लेकिन मेन पैसा जो है वो सड़क निर्माण, रेलवे निर्माण, हवाई जहाज निर्माण और डिफेंस निर्माण और तमाम निर्माणों में लग रहा है। ऐसा नहीं है कि वो पैसा जो टैक्स लग रहे हैं उसको पूरा सरकार खा ही रही है, लेकिन कुछ जो बिचौलिए हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं, उसको खा रहे हैं
उस पर हमें आवाज़ उठानी चाहिए कि सरकार उसको रोके। कोशिश वो हजार कर रहे हैं लेकिन रोक नहीं पा रहे हैं। ये हमारी शिक्षा पद्धति की गलती है, जो लोगों के मन में पैसा बटोरने का, चोरी करने का, बड़े आदमी बनने का एक लालसा है, बहुत ज़्यादा बड़ा आदमी चोरी करके बनने का। वो हमारी शिक्षा पद्धति का कमजोरी है। ये सरकार चाहती है शिक्षा पद्धति को बदलना। जैसे कॉलेज किसी की बात हो रही थी तो इन्होंने कहा कि संस्कृत विद्यालय हम खोलना चाहते हैं, और अगर संस्कृत विद्यालय खोलें हिंदुस्तान में तो हमारी जो संस्कृत की शिक्षा पद्धति है, चाहे वो अंग्रेजी के साथ मिक्स होकर के आए, तो उसमें जो करेक्टर बिल्डिंग है वो बहुत अच्छा है और उससे कुछ चोर बाजारी रुकेगी, कुछ ही रुकेगी, बहुत नहीं रुकेगी, क्योंकि यह मानव प्रकृति है। इस संगठन को मजबूत बनाने के लिए हम लोग ये चाहेंगे। आज मैं मेनली ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि अगर किसी की व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, जैसे गणेश जी से बात हो रही थी, भाषणबाजी नहीं, तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपको यह बताता हूँ कि अगर आपकी कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम है लीगल, जैसे कि अभी पंडित जी की एक प्रॉब्लम आई, उस प्रॉब्लम को आप यहाँ संगठन में शेयर करिए। आपकी व्यक्तिगत पारिवारिक प्रॉब्लम अगर आती है किसी भी तरह की, लीगल को मैं सॉल्व कर दूँगा, और अगर किसी तरह की और प्रॉब्लम आती है आप उसको छुपाइए मत। पारिवारिक प्रॉब्लम, जैसे शादी हो रही है, शादी में कोई प्रॉब्लम आ गई, आप उसको लोगों से डिस्कस करिए, उसको हम लोग कोशिश करेंगे। जैसे मैं एक आर्मी ऑफिसर भी हूँ, तो यहाँ पर करीब 35 अब 40 हो गए होंगे या 50,000 परिवार एक्स फौजी इलाहाबाद में हैं। उनकी जो व्यक्तिगत प्रॉब्लम आ जाती है पारिवारिक, तो उसमें हम लोग जाते हैं 2-4-10 लोग और सुलझाते हैं। और बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे पटवारी किसी का खेत ठीक से नहीं नाप रहा है, उसमें इधर उधर कर रहा है, आप SDM के यहाँ एप्लीकेशन देकर बैठे हुए हैं और नपाई नहीं हो रही है, तो आप उस बात को शेयर करिए ग्रुप में और उसको भी हम सॉल्व करेंगे। आपके घर में नल नहीं लग रहा है, गांव में नल नहीं है सरकारी, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। आपकी कोई लड़ाई झगड़ा होता रहता है गांव में, लड़ाई झगड़ा हो गया, आप उसमें परेशान हैं, आप उस प्रॉब्लम को भी शेयर करिए किसी से, उसका भी निदान किया जाएगा, सुलह समझौता कराया जाएगा, या अगर कोर्ट में आप हैं और आपकी प्रॉब्लम बढ़ी हुई है तो उसमें भी हम आपकी सहायता करेंगे। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से यह बता सकता हूँ कि जितने भी मुलजिम होते हैं जेल में, उसमें सभी गलत नहीं होते। बहुत सारे लोग परिस्थिति बस, किसी ने किसी को माँ को गाली दे दिया, उसके हाथ में कुछ नहीं है लेकिन वो है सक्षम। जैसे जोगी जी हमारे कहते हैं कि अगर किसी ने आपको मार दिया चौराहे पर, अगर आप सक्षम हैं तो क्या करेंगे, आप जवाब देंगे, और अगर अक्षम है तो आप जाएंगे पुलिस के पास। तो अगर जो सक्षम होता है वो झापड़ मार देता है, अगर उसके हाथ में लाठी है तो लाठी धर देगा। कई बार ऐसा होता है कि अगर पिस्टल है तो पिस्टल से भी मार सकता है। तो ऐसे आदमी को हम क्रिमिनल नहीं कर सकते, वो क्रिमिनल नहीं, उसने प्रतिकार कर दिया, लेकिन कानून इस तरह का है। और जनता ये कहेगी कि खाली करिए तो दे रहे, तो बजाइए तो पिस्टल तो निकालिए, ये भी बात कुछ हद तक सही है, लेकिन आवेश में आदमी कभी कभी ऐसा कर देता है। इस तरह की अगर किसी को भी प्रॉब्लम आती है, आप अपने गांव में बताइए, अपने जवाब में बताइए, अपने जगह बताइए, उसकी सहायता कीजिए। अगर कोई ऑफेंस करके उससे पैसा कमाता है, जैसे कोई शूटर है और वो ठेका लेता है मर्डर का, तो उसकी सहायता नहीं की जाएगी। कोई स्वापक पदार्थों का
जैसे गांजा है, तंबाकू है या कोई चीज़ है जो मतलब अल्लाह द्वारा प्रोहिबिटेड है, उसका व्यापार करता है तो उसका बचाव करना मोरली ठीक नहीं है। लेकिन अगर किसी ने कहीं पर एक ठो चिलम पी रहा है तो अब फिर कहावत मेरे मुँह में आ गई कि गांजा पिए रहा है और आगे नहीं कहूँगा। तो मान लीजिए उसमें किसी पुलिस वाले तो खोजते रहते हैं, पकड़ लिया किसी को तो उसको भी सहायता दी जाएगी। तो कानूनी मुद्दे पर मैं संगठन के सारे लोगों को यह सूचित करता हूँ कि आप लोग जुड़ें और सब एक दूसरे को शेयर करें अपनी प्रॉब्लम पर्सनल, बाकी नेतागिरी तो अपनी जगह पर है और उसको हम लोग सॉल्व करें। और जो जैसे कि एक गणेश जी ने बताया, देखिए आप ये नहीं कर सकते हैं कि हम ट्रैक्टर या ट्राली में लोगों को बैठाएंगे और बैठा करके हम जाएंगे। हम जहाँ रह रहे हैं नैनी में, वहाँ शनिवार को और मंगलवार को 100 ट्राली कम से कम या उससे ज़्यादा भी लेकर जाती है निशान हनुमान जी का। बंद हो गया होगा, लेकिन अगर ट्रैक्टर ट्राली नहीं जाएगी तो लीजिए वो आदमी कैसे जाएगा, कैसे ले जाएगा। लेकिन हम जो कहेंगे, अभी आपको हम ये कानूनी उसमें बता देते हैं कि जब भी आप अपने मुद्दे को उठाएंगे तो ये उठाएंगे, वहाँ जाने के लिए नहीं उठाएंगे, बाजार मेला जाने के लिए नहीं उठाएंगे, लेकिन ये हम उठाएंगे कि हम अपने, हमारा पूरा परिवार मजदूर है, हम पूरे परिवार लोग खेत में काम करते हैं, औरत बच्चे, तो हम ट्रैक्टर में नहीं जाएंगे तो हम किस चीज़ में जाएंगे। हम मजदूर को ट्रैक्टर में, जैसे अभी पक्का ने कहा, मजदूर को ट्रैक्टर में ले जाते हैं खेत पर, हमारे खेत दूर दूर हैं तो हम कैसे जाएंगे। हम ये नहीं करेंगे कि हम न्योता करें जब जाओ अपने ससुराल तो घर ट्रैक्टर में। लेकिन इस बात को हम उठाएंगे, सरकार ने जो बंद कर दिया ये गलत है कि जब हम अपने मजदूर को, जब अपने परिवार के लोगों को अपने खेत पर कृषि कार्य के लिए ले जाना होगा तो हम कैसे ले जाएंगे। इस बात को सरकार या कोई कानून का नहीं पा सकता। तो जो आप रैली उठाएंगे, जो रैली चलाएंगे, उस रैली में इस बात का ध्यान रखेंगे कि इस बात को हम उठाएंगे। और ये सब दिएगा सर, और टोल टैक्सों पर टोल भी अब देना पड़ेगा। अभी तक ट्रैक्टर का जो है शिकायत टोल पर कोई छूट थी, टोल टैक्सों पर उसके टोल भी लिए देना पड़ेगा। इसके लिए हमको कमर्शियल टैक्स देना और पड़ेगा। जब उठाएंगे बात को, तभी जो है ये बात सरकार को माननी पड़ेगी। कुछ विषयों पर उठाना तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये देखिए, अभी ये ट्रैक्टर केवल हमारे यूपी और इलाहाबाद में नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में खेती ट्रैक्टर से हो रही है। और जैसे कि किसान का जो बिल आया था, वो बिल आप लोगों की जो भी रहे होंगे, बताए होंगे, 3 बिंदु पर कानूनी तरह से गलत था, तो हमने आपको बताया। जज मैं बता रहा हूँ कि उस 3 बिंदु पर मैं कुछ नहीं बोला, 2 महीने 3 महीने PDF पर पूरी बिल मंगाया, मैंने एक अक्षर पढ़ा उसका, तब देखा कि नहीं, वो बिल किसानों के हित में प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, परोक्ष रूप से तो वो हड़पने की नीति थी कि किसानों की जमीन हड़पो, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से 3 गलत थी। तो वो किसान लोगों ने, किसान से आगे कहाँ जाएगी सरकार, गया कर ढेर में वो बिल, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको तुरंत कर दिया। अब किसी के दिमाग में अगर ये बात आएगी कि ट्रैक्टर ट्राली पर यह बिंदु सुप्रीम कोर्ट में डाला गया PLI में, तो सुप्रीम कोर्ट इसको स्टे कर देगी। और जो टोल टैक्स वाला आप कह रहे हैं, टोल टैक्स नहीं लगेगा, ये बात आएगी। अभी तो इन्होंने पेपर का कितना बना दिया है। हाँ बना दिया, मुझे पता है। देना पड़ेगा, कमर्शियल टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जब किसान इस बात को लेकर खड़ा हो जाएगा, उनको यह बात हटानी ही पड़ेगी अर्थदशा में। और इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों को ये बताना करूँगा कि आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को ठीक रखें और हम लोग उसको जहाँ तक हो सकेगा उसको सॉल्व करेंगे। आपकी कोई प्रॉब्लम हो पर्सनल, क्योंकि अगर हम व्यक्ति से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी व्यक्तिगत प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय